गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 28 Feb 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे, बस ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। रमन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे। बहुत महान इंसान थे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा न्यूज़ में है। जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से खासकर प्रीलिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा रेनबो रेवोल्यूशन क्या होती है पंजाब हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बिजनेस लाइन के अंदर आर्टिकल आया था। अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि जिस तरह से एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा है, फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको लेके। उसके अलावा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया में साइंस की फंडिंग को लेके कई सारे इश्यूज होते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वन ऑफ द लोवेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर हम लोग फंडिंग देते हैं, तो उसके बारे में बात करने हैं। क्यों फंडिंग बढ़ाना क्यों जरूरी है, सरकार फंडिंग कम क्यों करती है, उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत बढ़िया एडिटोरियल दिया है, बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को नहीं किया है। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में और एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन में। तो कैसे ग्रीन इलेक्शन करके हम लोग उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो ग्रीन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, मेंस के परस्पेक्टिव से सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है जी, चलिए तो ज्यादा डिले नहीं करते, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो आज का दिन क्या है, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल साइंस डे। 28 Feb को हर साल किया जाता है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 1986 में की थी। क्यों की थी? क्योंकि जो सीवी रमन जी हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन रमन जी, उन्होंने आज के ही दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ये जो रमन इफेक्ट है वो क्या कहता है? रमन इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जो सनलाइट होती है ना, जो लाइट होती है, जब ये लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है, कोलाइड करती है, और उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने रास्ते से, स्कैटर हो जाती है इधर उधर। तो जब ये स्कैटर्ड जो लाइट होती है ना, नए वाली जो लाइट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, जैसे मान लो यहां से सपोज करिए एक्सरेज आ रही हैं। ठीक है, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है। अब स्कैटरिंग होने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वाली हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, उससे कम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब ये इससे कोलाइड करेगी और ये स्कैटर होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट और इसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज किया जाता है आज भी बहुत बड़े लेवल पे। जब हम लोग बात करते हैं मटेरियल की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है फिजिक्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड फिजिक्स में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में कई सारे और साइंटिस्ट रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनको नोबेल प्राइज मिला है। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मिला था, मेडिसिन वाले सेक्टर में मिला था, जेनेटिक कोड वगैरह के लिए। उसके अलावा फिजिक्स में जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला 1983 में। उसके अलावा वेंकटरमन रामाकृष्णन जी ऑफ कोर्स, ठीक है, केमिस्ट्री में इनको मिला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, तो 2009 के अंदर इनको मिला। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है, तो उसके अंदर सीवी रमन जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सिमलीपाल सीक्स मोर फीमेल टाइगर्स फ्रॉम अदर रीजन्स। ठीक है, अब भाई सिमलीपाल जो है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन ओडिशा, लेकिन वहां पे थोड़ी सी टेंशन चल रही है। टेंशन ये चल रही है कि इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर्स है ना, वो इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं। इंटरब्रीडिंग करने का मतलब ये हुआ कि वो आपस में ही इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से आइसोलेटेड हैं। वो दूसरे टाइगर रिजर्व्स के टाइगर के साथ आपस में मेटिंग नहीं कर रहे हैं। मीटिंग नहीं कह रहा हूं मैं, मेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक ही फैमिली के बीच में मान लो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसके बगल में कोई और टाइगर रिजर्व है, मान लो ABC, क्योंकि ये दोनों आपस में आइसोलेटेड हैं, इनके बीच में कॉरिडोर नहीं है। अगर कॉरिडोर होता तो फिर तो कोई बात नहीं थी, यहाँ वाले टाइगर यहाँ चले जाते, यहाँ वाले यहाँ चले जाते, आपस में ब्रीडिंग कर लेते।
लेकिन क्योंकि कॉरिडोर नहीं है और आइसोलेशन है, जिसकी वजह से ये आपस में ही इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं। जो इनके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं ना, इनके जो बेबी हो रहे हैं वो भी इनके जैसे ही हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी कम हो गई है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, इन्होंने NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब आप किसी दूसरे टाइगर रिजर्व से प्लीज मेरे यहाँ पे कुछ फीमेल टाइगर्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि मेरे यहाँ पे बायोलॉजिकल जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। ये इन्होंने कहा। अब वहाँ पे 24 के लगभग टाइगर हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर, जिसके अंदर 13 अडल्ट टाइगर्स हैं, जिसके अंदर 7 फीमेल हैं और 6 मेल हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसका एक बहुत यूनिक फीचर है, और वो यूनिक फीचर है कि वहाँ पे स्यूडो मेलिनिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ब्लैक कलर के, जिसे ब्लैक टाइगर्स कहते हैं। ये वहां पे पाए जाते हैं। तो क्योंकि वहां पे आइसोलेशन है, तो ये ब्लैक टाइगर्स क्या करते हैं, टाइगर और टाइग्रेस आपस में ही इंटरब्रीडिंग करते हैं। तो इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी ब्लैक पैदा होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी हो गई है कम। और डाइवर्सिटी कम होने का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर मान लो फ्यूचर में कोई डिसीज आ जाए, तो वो डिसीज हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइगर पॉपुलेशन को ही टारगेट करे, तो ये तो खत्म हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए, कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि ये सिमलीपाल वाले टाइगर्स जो हैं वो किसी दूसरे टाइगर रिजर्व्स के टाइगर्स के साथ भी मीटिंग करें और डाइवर्सिटी वहां पे बढ़े। तो इन्हें कहा जाता है मेलेनिस्टिक टाइगर्स, जो कि ब्लैक टाइगर होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कलर थोड़ा ब्लैक टाइप का होता है। ये अलग वैरायटी नहीं है, ये अलग स्पीसीज नहीं है। हाँ, हो सकता है आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये दूसरे टाइगर पॉपुलेशन से इतना अलग हो जाएं कि ये अलग स्पीसीज भी बन सकती हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अभी सिमलीपाल में रहने वाला टाइगर जो है वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले टाइगर के साथ मीटिंग कर सकता है, कर्नाटक में रहने वाले टाइगर के साथ मीटिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है 2-4 हजार साल के बाद वो बिल्कुल अलग स्पीसी ही बन जाए आइसोलेशन की वजह से। ऐसा पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए इन्होंने कहा है कि भाई आप जो है थोड़ा बाहर से इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये ब्लैक कलर इनका क्यों है? बेसिकली ये ब्लैक कलर जो है एक एक DNA म्यूटेशन की वजह से है, एक पिगमेंटेशन की वजह से है। तो वहां पे ये जो पिगमेंट है, ठीक है, फेलोनाइनिन, ये लैक करता है। इनके जीन्स के अंदर ये पिगमेंट नहीं पाया जाता, इनकी स्किन के अंदर ये पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनका ये कलर नजर आता है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ब्लैक टाइगर्स आर म्यूटेंट। दे आर नॉट अ सेपरेट स्पीसीज, बट एक जेनेटिक म्यूटेशन वहां पे हुआ है, ये वाला, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब चीजें हुई हैं। और इंटरब्रीडिंग की वजह से वो ब्लैक टाइगर्स पहले एक होगा, फिर दो हो गए, फिर तीन हो गए, फिर चार हो गए, फिर 10 हो गए। तो आपस में इंटरब्रीडिंग करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये सिमली पाल टाइगर रिजर्व की खास बात है। उसके अलावा जो ब्लैक टाइगर हैं वो आपको जो है नंदा कनन जूलॉजिकल पार्क में भी मिलेंगे, रांची के जू में भी मिलेंगे, चेन्नई के जू में भी मिलेंगे, लेकिन वो सारे के सारे लगभग सिमलीपाल से ही गए हैं। तो ये बड़ी खास बात है सिमलीपाल के टाइगर रिजर्व की, आइसोलेशन की वजह से ही हो रहा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप जो है इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। और सिल्क कॉटन ट्री के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व इसको 1994 में डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में 2009 के अंदर इसको ऐड किया, ठीक है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, फिर बाद में यूनेस्को ने किया, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा उड़ीसा का मैप है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इधर भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ये इधर देखिए, ये है गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है नंदाकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ओलिव रिडेड टर्टल्स भी आगे अंडे देते हैं, राइट, नेस्टिंग करते हैं। चलिए, रेनबो रेवोल्यूशन ये बिजनेस लाइन के अंदर एक आर्टिकल आया था, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि देखिए पंजाब और हरियाणा को अभी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं अभी वो क्या कर रहे हैं, फार्मर्स यहाँ पे ड्यू क्रॉपिंग कर रहे हैं। ड्यू क्रॉपिंग का मतलब ये हो गया कि आप समझ लिए कि ज्यादातर फोकस यहाँ पे किसानों का रहता है किसके ऊपर, वीट के ऊपर और पैडी के ऊपर, मतलब राइस के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो बहुत ही कम ग्रो की जाती हैं।
तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और रेनबो रेवोल्यूशन डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है। तो हमें मोनोकल्चर से मल्टी क्रॉपिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आप सिर्फ राइस और वीट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। वैसे भी अगर आप देखिए हरियाणा पंजाब वाला जो एरिया है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा वाटर रिच एरिया नहीं है। यहाँ पे पानी पहले ही काफ़ी कम है। तो यहाँ की जो सोइल है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो एक्चुअली राइस को नेचुरली सपोर्ट करता ही नहीं है। उसके लिए वो सुटेबल है ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल कनाल इरिगेशन और ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसकी वजह से राइस यहाँ पे ग्रो होता है, वो भी खासकर बासमती राइस। बासमती राइस तो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो जाती है। 1 किलोग्राम बासमती राइस के लिए आपको कम से कम 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी तो कम हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन राइस के ऊपर स्पेशली इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है कि पंजाब के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा के हिसाब से कैंसर के केसेस हैं। अब इतनी सारी इश्यूज होने की वजह से अब कहा जा रहा है कि इनको थोड़ा अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर की तरफ फोकस करना पड़ेगा, पल्सिस की तरफ फोकस करना पड़ेगा, ऑयल सीड की फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये जो यहाँ पे वीट राइस ही चलता है ना, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री की तरफ आपको जाना पड़ेगा, पोल्ट्री, फिशरी, एपीकल्चर, ये थोड़ा सा आप करिए, तब बनेगी बात। और इसी को कहा जाता है रेनबो रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले हम लोगों ने किया। ग्रीन रेवोल्यूशन आज जो पंजाब हरियाणा नजर आ रहा है, मोस्टली पंजाब, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का नतीजा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब समय आ गया है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपने नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो सोइल की डिस्ट्रक्शन हो, चाहे ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो, हर जगह पे अब आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट हो गई है। और इंडिया के अंदर मतलब फूड प्रोडक्शन तो ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि फूड के अंदर वेरिएशन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से होता है हमारे यहाँ पे दिक्कत। न्यूट्रिशन नहीं है हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम जो है वन ऑफ द टॉप कंट्रीज हैं। तो अब हमें चाहिए न्यूट्रिशन, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। तो राइस और वीट को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। एग और ऊपर से बड़ी बात यह है कि जो लोगों का टेस्ट भी तो चेंज हो रहा है ना, लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे लोगों की थोड़ी सी इनकम बढ़ रही है इंडिया में, वैसे वैसे लोगों का जो है फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं। अभी लोग जो है पल्सेस, मिल्क, एग, फिश, मीट, पनीर, ये सब खा रहे हैं लोग। तो डिमांड मार्केट में इन चीज़ों की है, लेकिन मार्केट में सप्लाई क्या हो रहा है? वीट और राइस की कंजम्पशन थोड़ा कम हो रही है, खासकर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में, जो कि एक इंडिया का एक ठीक ठाक सा पॉपुलेशन बनाता है। तो डिमांड के हिसाब से आप ग्रो करिए, क्योंकि डिमांड के हिसाब से आप ग्रो करोगे तब आपको प्राइस भी तो मिलेगा ना, आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, सीधी सी बात है। वीट और राइस को अगर छोड़ देते हैं ना किसान, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 3 4 5 साल में इनकी इनकम तो बढ़ेगी ही, ऊपर से सोयल, वाटर उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे विटामिन, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। तो ये करना आपको जरूरी है। तो एक तो हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपको वो चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि ज्यादातर फोकस हमारा किसके ऊपर रहता है? वीट और पैडी के ऊपर रहता है। वीट और पैडी हमारे टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का 40% होता है। लेकिन आपको पता है हमारी जीडीपी में ये सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन पैसा कम है। वहीं अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, ये हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट का सिर्फ 14% है, जबकि हमारी जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कम है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। तो किसान अगर हॉर्टिकलर कल्चर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उनको फाइनेंशियली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जो कम समय में जो है मैच्योर हो जाती हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, 3.5 महीने में, 3 महीने में, ऐसे ऐसे कर सकते। तो जिसकी वजह से हम लोग साल में भर में ना 3 से 4 हॉर्टिकल्चर क्रॉप ले सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इससे बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट, और आपका पैसा भी तो मिलेगा, और हमारी लैंड का ऑप्टिमम यूज होगा। यस, तो ये सब चीजें करेंगे तो यस करना भी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव यही है रेनबो रेवोल्यूशन का, कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें, पॉलिसीज वगैरह के ऊपर फोकस करें, वीट और राइस को थोड़ा सा दूर रखें,
ठीक है, एक तो इनका ये कहना है। दूसरा ये कहना है कि माइक्रो इरिगेशन वगैरह के ऊपर डेफिनेटली फोकस किया जाए रेनबो रेवोल्यूशन में, ताकि थोड़ा सा पानी का जो वेस्टेज है वो कम हो। राइट। वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे शुगर केन हो गया, जैसे आपका राइस हो गया, खासकर बासमती राइस, उसको थोड़ा कम करें। पल्सिस ऑयल सीड वगैरह के ऊपर फोकस करें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रमोट करें दूसरी क्रॉप्स के अंदर भी। ठीक है, ये भी करना जरूरी है, तो ताकि किसानों को इंसेंटिव मिल सके इनिशियल तौर पे। क्योंकि देखिए, जो फार्मिंग हैबिट्स होती हैं उनको उनको छोड़ना इतना आसान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते एक फार्मर जो है पिछले 20 साल से अगर वो पैडी कर रहा है तो अचानक से वो पल्सिस लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं है। उसने इसको किया नहीं है, उसकी मार्केट उसको प्रॉपर पता नहीं है, उसका रेट उसको प्रॉपर पता नहीं है। राइट, कहाँ कितनी डिमांड है उसको पता नहीं है, कहाँ से सीड्स आएंगे उसका उसको इतना आइडिया नहीं है, सीड्स के ऊपर कहाँ पे सब्सिडी मिल रही है क्या, तो वो उसको थोड़ा पहले आप मार्केट सिस्टम को बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंसेंटिव देना पड़ता है, ताकि किसान अपनी उस पुरानी हैबिट को, पैडी वाली को छोड़ दे और पल्सिस की तरफ जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाए, या दूसरी क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इनिशियल तौर पे यस, गवर्नमेंट का इंसेंटिव जरूरी होता है। एक बार मार्केट जब एस्टेब्लिश हो जाती है, किसानों की थोड़ी सी प्रैक्टिसेस चेंज हो जाती हैं, फिर आप जो है आराम से खुद ब खुद जो है फिर वो सेल्फ जो है प्रोपेल कर सकता है सिस्टम अपने आप को, रेस। तो ये थोड़ा सा करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, काफ़ी सालों से हम लोगों ने इसको चला रहे थे। फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि हम लोगों ने इस जीनोम को, प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ ये क्या होता है। देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। सिर्फ क्लाइमेट के हिसाब से ही नहीं, कल्चर के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो भी बहुत डाइवर्स हैं। आपको पता है इंडिया में हजारों साल से लोग जो है आते रहे हैं। यस, अफ्रीका से इंडिया में स्टार्टिंग से लोग आए, फिर मेडिटेरेनियन से आए, सेंट्रल एशिया से आए, आर्यंस आए, और अभी भी कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं बाहर से लोग इंडिया के अंदर। तो जब इतने डिफरेंट तरह के लोग इंडिया में आएंगे, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिस वो मिक्स हो गई है। यस। तो क्योंकि जब आते रहे लोग तो इंडिया में वेरिएशंस बढ़ता रहा। देखो, है तो सारे के सारे होमो सेपियंस ही, हम लोग एक ही स्पीसीज हैं, लेकिन एक ही स्पीसीज के अंदर रेशियल वेरिएशन तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। राइट। आर्यंस आए, आर्यन से पहले मेडिटेरेनियंस आए, उससे पहले जो है आपका अफ्रीका से आए, उसके बाद में भी लोग आ ही रहे हैं। तो आप सेंट्रल इंडिया में जाएं, आप साउथ इंडिया के पार्ट में जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएं, आप कश्मीर में जाएं, आप गुजरात में जाएं, आप जो है यूपी में जाएं, हरियाणा पंजाब में जाएं, तो हर जगह वेरिएशन तो है ना लोगों के बीच में, क्योंकि इनका जेनेटिक वेरिएशन है ये। स्पीसीज वेरिएशन नहीं है, स्पीसी हम सब एक ही हैं, लेकिन स्पीसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता है। राइट। अब जैसे आप मान लो थाईलैंड में चले जाते हैं, वहाँ के लोगों का फीचर्स आपको थोड़े अलग दिखेंगे। राइट। है तो वो भी होमोसेपियंस। आप अमेरिका में जब तो थोड़ा अलग दिखेगा, आप कीनिया में जब थोड़ा अलग दिखेगा, आप एस्टोनिया में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ पे थोड़ा अलग दिखेगा आपको। तो ये जेनेटिक वेरिएशन होती है बेसिकली। तो इंडिया में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते रहे टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसे हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एक बार जब आप इंडिया में आ गए, तो उसके बाद जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज और वो सब, एंडोगमी, इंटर मैरिज वगैरह वो सब होने लगा। तो ये फिर मिक्स हो गया सब कुछ। उस मिक्स होने की वजह से जो है इश्यूज हुए। इंडिया में क्या है, मोस्टली कल्चर्स के अंदर आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं करते हो। कुछ हुई हैं डेफिनेटली, लेकिन ज्यादातर अपनी कास्ट के अंदर, अपनी एथनिसिटी के अंदर, अपने रिलीजन के अंदर शादी करने की कोशिश करते हो। राइट। जिसकी वजह से आज भी इंडिया के अंदर कुछ खास तरह की पॉपुलेशंस में जो है सिमिलैरिटी पाई जाती है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है, मान लो इंडिया में जैसे पारसी कम्युनिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, वैसे आप किसी और का भी ले सकते हो, बट पारसी कम्युनिटी थोड़ा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। पारसी कम्युनिटी इंडिया में बहुत कम लोगों में देखी जाती है। पारसी कम्युनिटी के अंदर एंडोगमी होती है, मतलब ये अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करते हैं। राइट। जिसकी वजह से यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस कम है पारसी कम्युनिटी के अंदर। उसका रीजन ये होता है कि अगर पेरेंट्स में कोई, किसी को कोई डिसीज है, तो वो डिसीज आगे बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो जेनेटिक डिसीज हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। उस नेक्स्ट जनरेशन से फिर से ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी ही नहीं कर रहे हो। तो पारसी कम्युनिटी में काफी ज्यादा जेनेटिक डिसीज देखने को मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। और
वो सारी चीजें हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये कोई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर भी ज्यादा है। तो इंडिया में अलग अलग तरह की पॉपुलेशंस में अलग अलग तरह के डिसीज होते हैं, और अलग अलग के डिसीज के पर्सपेक्टिव से अलग अलग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो इंडिया में जो मेडिकल सिस्टम है हमारा, वो भी पॉपुलेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए। मतलब हो सकता है एक दवाई त्रिपुरा के आदमी के ऊपर अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन गुजरात के आदमी के ऊपर वो अच्छे उतना इफेक्टिव ना हो, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। त्रिपुरा में रहने वाले एक आदमी को हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज ज्यादा होते हो, गुजरात वालों को अलग से तरह के होते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह की वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया था। ये पूरी दुनिया में चलाया गया है। 1990s में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था। इंडिया उसका पार्ट नहीं था उस समय पे, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि हमारा जेनेटिक डेटा जो है वो बाहर जाए। लेकिन हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट चलाया, ठीक है, जिसमें 10,000 इंडिया में अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों को का हम लोग जेनेटिक सीक्वेंस करेंगे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पहचानेंगे। ठीक है। तो 10,000 का टारगेट था हमारा, जिसमें से कुछ साउथ इंडिया से लेंगे, कुछ सेंट्रल इंडिया से, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, कुछ साउथ इंडिया से, कुछ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया से। हम लोगों को ऐसे ऐसे लोगों के सैंपल लेने थे और उनका जीनोम सीक्वेंस करना था। ये बेसिकली हम लोगों को करना था। तो जिसमें जैसे जो रेयर जेनेटिक डिसीज होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जब हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से जो दवाइयाँ होती हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, वो टारगेट कर सकते हैं। इससे हम लोग पर्सनलाइज्ड मेडिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यस। इंडिया में कितने तरह के एथनिक ग्रुपिंग्स हैं, बायोलॉजिकल रूट उनका क्या है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, साथ के साथ जो ड्रग्स हैं, जो थेरेपी हैं, वो आप कस्टमाइज दे सकते हो। तो त्रिपुरा में रहने वाले इंसान को हो सकता है अलग तरह की दवाई काम करे उसके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से, लेकिन वो तो तब देंगे ना, तब पता होगा। जब पता ही नहीं है कि उसका जेनेटिक वेरिएशन क्या है, गुजरात में रहने वाले का क्या है, तमिलनाडु में रहने वाले को क्या है, तो फिर सबको एक ही दवाई देते रहेंगे हम लोग, एक ही तरह का काम करता रहेगा। तो वो उसी के लिए जो है थोड़ा सा हम लोगों ने ये किया था। और अभी ये कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा अभी ये फ्यूचर में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि चाइना में, अमेरिका में, यूके में, मोस्टली कंट्रीज के अंदर ये किया जाता है, और वहां पे तो बहुत बड़े स्केल पे होता है। इंडिया में तो सिर्फ 10,000 लोगों का ही लिया गया है, अमेरिका में कई लाख लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जबकि वहां पे डाइवर्सिटी भी कम है उसके बावजूद भी। और इंडिया तो 140 करोड़ लोगों का देश है, और इंडिया में तो डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लोगों के अंदर। तो यहाँ पे तो 10,000 तो छोड़ो, 10 लाख लोगों के सैंपल चाहिए थे। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की है 10,000 से। लेट्स सी फ्यूचर में हम लोग इसको और ज़्यादा लेके जाएंगे, और टारगेटेड जो डिलीवरी है ड्रग्स वगैरह की, दवाइयों की, वो जो डिसीज को हम लोग मैनेज करते हैं, वो हम लोग बेटर तरीके से कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और फाइनली हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दिया है। यहीं पे साइंस से एक और टॉपिक आता है, जो साइंस फंडिंग की बात करता है। देखिए, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत सारे फर्क हो सकते हैं। ठीक है। पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में आप बात कर लीजिए, साइंस की डेवलपमेंट के बारे में बात कर लीजिए, इकोनॉमी के बारे में बात कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस के फील्ड में, इनोवेशन में जो फंडिंग है वो हमेशा बहुत ज्यादा रहेगी। जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो लोग साइंस रिसर्च के अंदर जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो फंडिंग है वो इतनी कम क्यों है। और आज इसके बारे में बात किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो हमारा नेशनल साइंस डे है, 28 फेब को। ठीक है। और इंडिया का ये एम है भैया, हम लोग 2047 तक डेवलप्ड कंट्री भी बनना चाहते हैं, ये भी हमें चाहिए। और पेरिस अग्रीमेंट को भी हम लोगों ने अचीव करना है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट करेंगे तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से। तो हाउ मच इज इंडिया स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट? इंडिया, अब यहाँ पे देख सकते हो 2008 और 9 में हम लोग अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप यहाँ पे देखिए 0.64, 0.7, 0.8, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन इंडिया 1% से भी कम खर्चा करता है R&D के ऊपर अपनी जीडीपी का, 1% से भी कम, जो कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है।
इंडिया को अगर ग्रो करना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, तो कम से कम ये 3% होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। 3% कम से कम होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कम से कम 2 से लेकर 4% तक अपनी जीडीपी का साइंस और रिसर्च पे खर्चा करती हैं। जो ओईसीडी कंट्रीज हैं वो 2.7% अपनी जीडीपी का साइंस एंड टेक पे खर्चा करती हैं, रिसर्च पे। यूके और यूएस से कंसिस्टेंटली 2%, 2.5% अपने जीडीपी पे खर्चा करते, जीडीपी का R&D पे खर्चा करती हैं। इंडिया को तो कम से कम 1% तो करिए आप। वैसे तो इंडिया का 3% होना चाहिए अगर 2047 तक डेवलप्ड बनना है तो। क्योंकि बिना साइंस में तरक्की किए आप कुछ नहीं कर सकते। साइंस में तरक्की आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो नॉर्मल मशीनरी के अंदर हो, चाहे वो फाइनेंस के अंदर भी क्यों ना हो। ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाउ कैन इंडिया इंप्रूव इट्स R&D स्पेंडिंग, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? डेवलप्ड कंट्री की तरह हम लोग कैसे अपने आप को 2-3% तक लेके जा सकते हैं? अब यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो R&D पे थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता है, वो मोस्टली अगर आप देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट करती है। यूनियन गवर्नमेंट 43% खर्चा करती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो अराउंड 36 के आसपास करती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 6.7% करती है। हायर एजुकेशन में जो है 8.8% किया जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, वहां पे लगभग 70% जो खर्चा होता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर तो कर ही रही है 2% ऑफ जीडीपी, वो तो अलग है, वो तो चल ही रहा है। साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर वहां पे 70% खर्चा करता है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, बहुत कम करता है। हम ज्यादातर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या वहीं वहीं से टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है। बट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं खर्चा करता? एक तो हमारी कैपेसिटी बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर की हमारे यहाँ पे। एक हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, क्लियर कट नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को दिक्कत होती है उससे। ठीक है। अगर कल को आपने किसी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया और आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल नहीं है, तो आपके लिए प्रॉपर एग्जिट ऑप्शंस नहीं है। सरकार का आपके ऊपर जो है 4 फाइन लगा देती है, आपको कोर्ट में ले जाती है, आपको परमिशन ही नहीं देती एग्जिट करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया में। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आ पाता है। फिर सरकार ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया, जिसका काम था कि भाई जो फाइनेंशियल इश्यूज है उसको थोड़ा सा आप दूर करें। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया, हुआ ही नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 10,000 करोड़ रुपीज देने की ऑलमोस्ट बात यहाँ पे कही थी। और सरकार ने ये कहा था कि 2,000 करोड़ तो ठीक है, मैं बजट से दे दूंगा, लेकिन लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर से आएंगे। लेकिन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूट के थ्रू आएंगे, क्या मैकेनिज्म है, वो सरकार ने अब तक बनाया ही नहीं। तो बातें की जा रही हैं बजट में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो फंड सरकार थोड़ा बहुत देती है R&D में, वो कहाँ यूज हो रहा है? मजे की बात यह है कि वो भी यूज नहीं हो रहा है। पहली बात तो आप पैसा ही कम दे रहे हो। दूसरी बात, जो पैसा दे रहे हो ना वो अंडर यूटिलाइज्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने बजट का सिर्फ 72% यूज किया था लास्ट ईयर। 28% तो उन्होंने यूज ही नहीं किया। और ऐसा हर जगह पे है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ 61% किया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सिर्फ 69% किया। तो पहली बात तो पैसा ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो पैसा आ रहा है वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका भी रीजन है। मतलब वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। आपको परमिशन ही नहीं मिलती, अप्रूवल ही नहीं मिलता, लैक ऑफ कैपेसिटी है। अरे खर्च करने के लिए भी इंसान चाहिए आपको। खर्च करने के लिए आपको साइंटिस्ट चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। अब मेरे जैसा आदमी थोड़ी ना रिसर्च कर देगा। हमारे यहाँ पे वैकेंसी ही वैकेंसी है, एक्सपर्ट्स ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। पैसा तो गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन पैसा कहाँ लगेगा ये नहीं बताया। तो वही दिक्कत रहती है। इनएडिक्वेट प्लानिंग है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से अंडर यूटिलाइजेशन होता है। तो लैक ऑफ कैपेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से ग्रांट्स
या तो पहले आते नहीं हैं, आते हैं तो यूज नहीं होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं अकाउंट के अंदर। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबल फंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भैया इस साल के बजट में आपने मान लो 10,000 करोड़ रुपया दे दिया और अगले अगले साल के बजट में आपने सिर्फ 7,000 करोड़ रुपये दिया, उससे अगले साल आपने 15,000 करोड़ दे दिया, नेक्स्ट आपने जो है 5,000 करोड़, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंडिंग सस्टेनेबल होनी चाहिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। तब जाके बात बनेगी। अब वो चाहे प्राइवेट सेक्टर से आए चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से आए, लेकिन फंडिंग आपको सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ साथ भी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है प्रॉपर क्लियर कट करें। टैक्स रिबेट्स आप दे सकते हो, जो कंपनीज रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करती है उनको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट आप दीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ताकि वहां से कुछ इन्वेस्टमेंट आ सके, कुछ टेक्नोलॉजी आ सके, एक्सपर्ट्स लोग आ सकें। तो ये सब करना जरूरी है भैया। 2047 अगर आपको डेवलप्ड बनना है तो ये प्राइमरी कंडीशन है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट। पैसा आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा अगर आपको डेवलप्ड बनना है तो, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एडिटोरियल हमारे पास है जो कि बात करता है ग्रीन इलेक्शंस की। ठीक है। अब ये थोड़ा सा यूनिक अप्रोच है, मजा आया इसको पढ़ने में मुझे। देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं ना, अभी जैसे 2024 में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मटेरियल वगैरह खर्चा होता है ना, लगता है, जो कि यूजली नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब प्लास्टिक, पॉलीथीन, इलेक्शन मटेरियल जो भी बनता है, वो कोई इको फ्रेंडली तो नहीं है ना। मोस्टली उसके अंदर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का ही यूज होता है। तो एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचता है उससे, ऑफ कोर्स। कुछ कंट्री हैं जिन्होंने ये किया है, जैसे श्रीलंका, एस्टोनिया वगैरह ने ये थोड़ा ग्रीन इलेक्शंस के ऊपर फोकस किया था, और वहां पे काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इंडिया ये नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप अमेरिका का एग्जांपल लीजिए। 2016 में यूएस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे, वहां पे एक कैंडिडेट ने इतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा है जितना एक अमेरिकन, 500 अमेरिकन एक साल में छोड़ते हैं। मतलब 500 अमेरिकन एक साइड में 1 ईयर के लिए, और वो एक कैंपेनिंग करने वाला कैंडिडेट एक तरफ। इतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है। अमेरिका के लिए स्टडी की गई है, इंडिया के लिए नहीं की गई है, लेकिन इंडिया भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। क्योंकि जो मटेरियल बनाया जाता है कैंपेनिंग के लिए, वो हो गया एनर्जी इंटेंसिव, रैलीज होती हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह यूज करते हैं, पीवीसी फ्लैक्स बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, होर्डिंग्स बनवाई जाती हैं, खाने पीने की चीजें सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये सब किया जाता है। तो ये सब को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको ग्रीन इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो फिर हो जाएगी दिक्कत। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा यूज होता है कैंपेनिंग के दौरान, गाड़ियों का काफिले के काफिले चलते हैं, है ना। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो पोलिंग बूथ होते हैं, इनको रन करने के लिए बहुत सारी बिजली लगती है, बहुत सारा मटेरियल लगता है, वो भी कार्बन फुटप्रिंट जो है वो छोड़ता है। यस। तो इनको थोड़ा सा दूर करने के लिए इनका कहना है कि साहब का ये भी थोड़ा सा बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा आपको, फाइनेंशियल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं? ठीक है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ये करना नहीं चाहती। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कई सालों से, इवन 1990 से 1999 में जो इलेक्शन हुए थे, तब से वो इस बात के बारे में बात कर रहा है, तब से कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन अब तक इसके बारे में कुछ खास अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। ठीक है। लेकिन देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब सुनना, कहना तो बड़ा आसान है, ग्रीन इलेक्शन कर दीजिए, क्लाइमेट को बेनिफिट होगा, पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? पहली बात तो यह है कि भाई, ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आएंगे, क्या यह सबकी बस की बात है इसको यूज करना? हमारे यहाँ पे तो कितने सारे वोटर्स हैं आज भी इलिटरेट हैं, उनको फोन तक चलाना नहीं आता। क्या वो नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको भी तो ट्रेन करना पड़ेगा। जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, वो तो महंगी आती है। तो उतना ज्यादा आपका पैसा खर्चा होगा। मतलब प्लास्टिक का पैम्पलेट बनवाने में अगर आपको 2 रुपए लगते हैं, वहीं आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का पैम्पलेट बनवाने में शायद 20 रुपए लगेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पैसा ज्यादा लगेगा। यस। उसके अलावा जो वोटर की फिजिकल प्रेजेंस होती है पोलिंग बूथ वगैरह पे कैंपेनिंग में, उसे बहुत सैक्रोसेंक्ट माना जाता है। मतलब
आज के टाइम पे आप ऑनलाइन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। आज के टाइम पे भी ऑफलाइन कैंपेनिंग ही होती है, रैली में जो है लाखों लोग आते हैं। यस। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन वोटिंग करवाते हो तो उसमें जो वोटर की सिक्योरिटी है, जो हैकिंग के चांस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यस। तो कुछ छोटे स्केल पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। श्रीलंका में एक्सपेरिमेंट किया गया, एस्टोनिया के अंदर किया गया। हम केरला की बात कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में है। तो केरला का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन है, 2019 के इलेक्शन में उन्होंने साफ साफ कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंगल यूज प्लास्टिक के मटेरियल का यूज नहीं करेगी। केरला हाई कोर्ट ने जो फ्लैक्स बोर्ड वगैरह होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल के बने होते हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया था। ठीक है। और वॉल ग्राफिटी वगैरह, पेपर पोस्टर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसको प्रेफर किया गया था क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखे गए थे। विलेज पंचायत में जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी कि आप हम लोग ग्रीन इलेक्शन करने वाले हैं, इसका ये बेनिफिट होगा। गोवा में भी 2022 में जब स्टेट इलेक्शन हुए थे तो वहाँ की जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उन्होंने भी इलेक्शन फ्रेंडली जो है इलेक्शंस करवाने की बात कही और काफ़ी प्रैक्टिसेस की भी गई। तो ये ज़रूरी है क्योंकि समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? पहली बात तो भैया सबको सामने आके बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज हो, इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नमेंट है, वोटर है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, सबका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग जनरेशन टू जनरेशन इलेक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं, वही चल रही है। आप सोशल मीडिया का यूज़ कैंपेनिंग के लिए यूज़ करते ज़रूर हैं, लेकिन आज भी जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं फिजिकल फॉर्म में, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इस बात को रख सकता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल का ही यूज़ करेगी, दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं करेगी। किया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैंपेनिंग की जा सकती है, फेसबुक वगैरह के थ्रू। डोर टू डोर कैंपेनिंग आप करिए। अपनी गाड़ियों की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करिए। अभी आपने देखा होगा एक नेताजी के पीछे 50 गाड़ियां लगी होती हैं, उनके अंदर एक एक आदमी बैठा होता है लेकिन 50 गाड़ियां चल रही हैं। तो ये तो आप कम कर सकते हो ना। आप बस का यूज़ कर सकते हो, एक बस में 50 लोग आ सकते हैं, एक गाड़ी के अंदर एक या दो आदमी ही लेके आप घूम रहे हो। तो ये फालतू पेट्रोल डीजल आप खर्चा कर रहे हो, मटेरियल लगा रहे हो। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली थोड़ी ना है। जो प्लास्टिक और जो पेपर बेस्ड जो मटेरियल होता है, उसको सस्टेनेबल कुछ लोकल ऑल्टरनेटिव से साथ यूज कर सकते हो। नेचुरल फैब्रिक्स का यूज कर सकते हो, रिसाइकलेबल पेपर का यूज कर सकते हो, है ना, कंपोस्टेबल प्लास्टिक का यूज कर सकते हो। आप ये करिए ना, क्या दिक्कत है? इवन रेडिकल आइडिया तो ये कहता है कि डिजिटल वोटिंग करवाइए ना आप। हालांकि इंडिया में तो अभी डिजिटल वोटिंग उतना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम लगेगा। हम तो ईवीएम को भी गालियां दे रहे हैं, ये डिजिटल वोटिंग तो बहुत दूर की बात है। उसमें तो प्राइवेसी कंसर्न्स वो सब, आपको वोटर को एजुकेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एजुकेट होना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें, सिविल सोसाइटी और मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सारे केसेस में, अवेयरनेस वगैरह के लिए। राइट। तो यस, ग्रीन इलेक्शन अभी हम लोग ऑफ कोर्स 100% नहीं कर सकते, लेकिन यस कुछ प्रैक्टिसेस तो कर सकते हैं। थोड़ा सा जो कार्बन फुटप्रिंट है इलेक्शंस का, वो थोड़ा कम हो। और हमारे यहाँ पे तो इतने फ्रिक्वेंटली इलेक्शंस होते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग एनवायरमेंट के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यस। तो वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा नया डायमेंशन, एक नया टॉपिक नज़र आता है, जिसका पोटेंशियल तो है एग्जाम में, मेंस में। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो एक क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by green elections, discuss its challenges and potential। ठीक है, तो आप इसको 150 वर्ड में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इंट्रोडक्शन में उसके जो है डेफिनेशन दीजिए, उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके पोटेंशियल और चैलेंजेस को आप आराम से अलग अलग डिस्कशन कर सकते हो। फिर एक कंक्लूजन जो है आप बढ़िया सा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बस ये आपको लिखना है 150 वर्ड में। 250 वर्ड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी श्रद्धा है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है, जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।